आखिर क्या कारण है कि ये सारे मुस्लिम देश चीन में उइगर मुसलमानों के दमन के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जबान सिल जाती है। वहीं एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता द्वारा कही बात पर इतने आग बबूला हो गए कि जूतों समेत भारत के सर पर चढ़ाए और माफ़ी तक मांगने की बात कह डाली। और इसके दबाव में भारत सरकार को बाकायदा बयान जारी करना पड़ा और भाजपा को अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करनी पड़ी। जबकि यूरोपीय देशों के बारे में विदेशी मंचों पर भी भारत आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। आखिर भारत इन अरब देशों को इतनी तवज्जो क्यों देता है? हालांकि भारत में कुछ लोग इस बात से खुश हैं कि भारत को अरब देशों के सामने झुकना पड़ा, लेकिन यह बात इतनी सीधी नहीं जितनी समझी जा रही है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया। जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रहे हैं। हिंदू हो तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। नुपुर शर्मा ने क्या कहा था और उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में उस पहलू को समझना चाहूंगा जिसकी वजह से ये मुस्लिम देश भारत पर यूं आक्रामक है और भारत आखिर क्यों नहीं उन्हें कड़ा जवाब दे पा रहा। लेकिन सबसे पहले इन कतर जैसे देशों का दोगलापन देखना बहुत ज़रूरी है। जो कतर आज नुपुर शर्मा के बयान पर सबसे ज़्यादा भड़का हुआ है और अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा झंडबदार साबित कर रहा है, इसी कतर ने उन उइगर मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे जिन्हें चीन ने अपनी ज़मीन पर रहने के लिए मना कर दिया था। सऊदी अरब ने हज पर आए इन्हीं उइगर मुसलमानों से पूछताछ की थी और उसकी जानकारी चीन को दी थी। यूएई ने इन्हीं उइगर मुसलमानों का बायोमेट्रिक डेटा चीन को सौंपा था। लेकिन और तो और इन्हीं देशों ने जिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ की जा रही चीनी कार्रवाई को सही तक बता दिया था। चीन के मामले में इन देशों के लिए इस्लाम और मुसलमान कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इसी कतर ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने वाले MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी थी। यही वो इस्लामिक देश हैं जो कई मौक़ों पर कश्मीर का मुद्दा तो ज़रूर उठाते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर हो रही कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं पर इन्हें सांप सूंघ जाता है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पिछले 8-9 महीनों में 20 से अधिक कश्मीरी पंडितों को और गैर मुसलमानों को धार्मिक आधार पर मारा जा चुका है, लेकिन इनमें से किसी इस्लामी देश ने इसकी निंदा तक नहीं की है। लेकिन मोहम्मद पैगंबर के बारे में सच ही क्या कह दिया कि ये तमाम देश भारत पर आक्रामक हो उठे। इसके पीछे कुछ कूटनीतिक पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये हैं व्यापारिक पक्ष, क्योंकि सरकारें भावनाओं पर नहीं चलती, वो चलती हैं समूचे देश के बड़े हित को देखकर। इसी वजह से ये अरब देश चीन के सामने चून तक नहीं करते, क्योंकि इन देशों की चीन पर निर्भरता है और चीन दुनिया भर में दबंग देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो एक आर्थिक रूप से मजबूत देश है। वहीं भारत की निर्भरता इन खाड़ी देशों पर है, इसलिए भारत ने चाहते हुए भी अपने व्यापारिक हित को देखते हुए छोटे मामलों में अपने पैर पीछे खींच लेता है। और ऐसी बात नहीं है कि भारत ने पहली बार अपने पांव पीछे खींचे हैं, बल्कि पहले भी अनेक मौके आए हैं जब भारत ने अरब देशों के दबाव में आया है। इससे पहले चाहे वो तेजस्वी सूर्या का किया हुआ 2015 का ट्वीट हो, चाहे कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात का मामला हो, और अब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की ये टिप्पणियाँ, जिनके आसरे इन देशों ने भारत को आंखें दिखाई हैं। आइए बताता हूं कि भारत कैसे इन मुस्लिम देशों पर निर्भरता रखता है, जिसकी वजह से भारत इनके सामने आक्रामक नहीं हो पाता। भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है, यानी इन्हीं अरब देशों से। हालांकि बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर भारत की तेल की निर्भरता कम हुई है, लेकिन अभी भी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि इन देशों पर से भारत की निर्भरता समाप्त हो जाए। वहीं करीब 90 लाख भारतीय अरब देशों में काम करते हैं। 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देश में भेजा। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान से भारत आया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम स्थान रखता है। इसके अलावा यूएई जैसे देश में तो लगभग 35% आबादी यानी 34 लाख की संख्या हम भारतीयों की है, जो बड़ी तादाद में खाड़ी के देशों में रेस्टोरेंट और रिटेल स्टोर चलाते हैं। और इस विवाद के चलते भारतीय दुकानों, भारतीय सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी थी। सरकार की जिम्मेदारी उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसके अलावा इन देशों के साथ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते हैं।
जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में से एक हैं। अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। आंकड़े कहते हैं कि 2020-21 में भारत और यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था, जो भारत के लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए काफी बड़ी रकम है। ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से भारत कुछ मुद्दों पर इन देशों के दबाव में आ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अरब देश भारत से कुछ आयात नहीं करते हैं, बल्कि खाद्य सामग्री का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से अरब देशों में जाता है। और बात रही अरब देशों से आने वाले पेट्रोलियम की, तो भारत पैसे देकर खरीदता है, नहीं कि फ्री में लाता है। अगर भारत इन देशों से खरीदना बंद कर दे तो इन देशों की अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगता है। ऐसा नहीं है कि सब एक तरफा है, हर देश की एक दूसरे पर निर्भरता है। क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े महत्व के मुद्दों को खराब नहीं किया जाता, इसलिए सरकार अनेक बार ऐसे फैसले लेती है। भारत रूस से $70 प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल खरीदना चाहता है। दोनों देशों के बीच इससे लेकर बातचीत भी चल रही है। भारत अपनी तेल की जरूरत 85% से अधिक आयात करता है। वहीं रूस के लिए कच्चा तेल उसके राजस्व के लिए एक प्रमुख स्रोत है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी रिफाइनरी एक महीने में लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल ले सकती है। रूस अगर कीमतों में छूट पर तेल देने को राजी होता है तो देश की निजी रिफाइनरीज को भी काफी फायदा होगा और अरब देशों पर से निर्भरता भी कम होगी। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन ये लड़ाई एक दूसरे मोर्चे पर भी चल रही है। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। यह ऐसे नहीं हो गया कि सभी मुस्लिम देश नुपुर शर्मा के बयान के कुछ दिनों बाद एक साथ अचानक कैसे सक्रिय हो गए। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं, उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 जून को भारत की तालिबान के साथ बैठक हुई। अगले दिन यानी 3 जून को अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर एक हालिया रिपोर्ट में भारत की आलोचना की। The report documents how religious freedom and the rights of religious minorities are under threat in communities around the world. For example, in India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people in places of worship. भारत ने इस आलोचना का दमदार तरीके से प्रतिकार किया। फिर अगले दिन यानी 4 जून को कतर ने भारत के खिलाफ बयान दिया और उसके बाद भारत के अच्छे दोस्त होने के बावजूद सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, जॉर्डन आदि देश कतर के साथ इस राग में शामिल हो गए। एक संगठन है जिसमें 52 इस्लामिक देश शामिल हैं, जिसका नाम है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बनना इन देशों की मजबूरी है। और इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि इन 52 देशों में यह होड़ भी है कि इस मुस्लिम वर्ल्ड का असली नेता कौन। तभी तो इस्लाम से जुड़ी अर्थहीन बात पर भी ये सब बढ़ चढ़कर बोलते हैं। बाकी भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने के बावजूद ऐसी तल्ख प्रतिक्रिया के पीछे इस्लाम है और समूची दुनिया में कहीं भी बैठे मुसलमान के अभिभावक के तौर पर ये खुद को पेश करते हैं, जबकि मुसलमान भी इन देशों की कार्रवाई से भीतर ही भीतर खुश होता है। इसकी एवज में भले ही वो जिस देश में रहकर उस देश का अन्न खा रहा है उसकी फजीयत हो या उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगे। एक मुसलमान के लिए इस्लाम प्राथमिक है, अंतिम है। यह कड़वी सच्चाई है कि अलकायदा द्वारा भारत के कई शहरों पर हमले की धमकी देने के बावजूद उन पत्रकारों का मुंह नहीं खुला कि आखिर भारत पर हमला कैसे किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप कहीं कोई टिप्पणी बरामद हो सकती है, वो महत्वहीन है क्योंकि वैसा प्रतिकार नहीं जैसा नुपुर को लेकर हुआ था। यही वजह है कि इस्लाम जहां कहीं भी पनपा वहां की आबादी के साथ टकराहट की स्थिति में रहा है। इस सवाल का जवाब मुसलमानों को ही ढूंढना होगा, वरना गांधी जैसे नायक भी हिंदू मुस्लिम एकता के असंभाव्यता के प्रतीक बनते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं, शेयर करें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे इस काम के लिए सपोर्ट करें, आर्थिक सहयोग करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया। जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रहे हैं। हिंदू हूं तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी।